नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। और आज के अपने इस लेक्चर में हम ओम्स लॉ के बारे में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किसी कंडक्टर के लिए जो ओम्स लॉ प्रोवाइड किया गया सर जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा 1826-27 के लगभग, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है और साथ ही साथ ये भी देखना है कि मॉडिफाइड फॉर्म या एडवांस फॉर्म में उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। ओम्स लॉ बताने के साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि किसी भी कंडक्टर के लिए जो उसका रेजिस्टेंस है वो किस प्रकार से वेरी करता है, उसकी लंबाई पर किस प्रकार से निर्भर करता है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर किस प्रकार से निर्भर करेगा, या उसके वॉल्यूम के साथ कैसे वेरिएशन होता है। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो उसकी रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी है, जो कि बेसिकली मटेरियल की प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर के लिए, वो किस प्रकार से यहाँ पर रेजिस्टेंस के साथ रिलेशनशिप में है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पर ओम्स लॉ से रिलेटेड सारी बेसिक चीज़ें सीखने का प्रयास करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो आइए शुरुआत करते हैं ओम्स लॉ की और देखते हैं सबसे पहले कि ओरिजिनल फॉर्म में ओम्स लॉ किस प्रकार से दिया गया। ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक लॉ कहा जाता है। 1826-27 का वो दौर जिस समय जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने बेसिकली बात की यहाँ पर और ये बताया कि किसी भी कंडक्टर के लिए उसका रेजिस्टेंस कैसे लिखा जाएगा। इन्होंने देखा कि जब हम किसी कंडक्टर के क्रॉस मान लेते हैं यहाँ पर कि ये आपका कोई कंडक्टर है, इस प्रकार से, और इस कंडक्टर के क्रॉस यहाँ पर एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया जा रहा है और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके दोनों एंड के बीच में लग रहा है वो V है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसमें एक करंट I फ्लो करना स्टार्ट करेगी। यहाँ पर इस नियम को समझने के लिए जो यहाँ पर ये कंडक्टर लगा हुआ है, कोई मान लीजिए कि ये आपकी मेटल रॉड है, इस मेटल रॉड को जो कि कंडक्टिंग मीडियम की तरह बिहेव कर रही है या कंडक्टर की तरह बिहेव कर रही है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ इस प्रकार से भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर और यहाँ पर ये करंट I फ्लो करेगी जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। ओम साहब ने ये बताया कि अगर इस कंडक्टर की जो फिजिकल कंडीशंस हैं, इनके हम इस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन के साथ सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया कि टेम्परेचर की बात की जाए। फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ें अगर कांस्टेंट बनी रहें, मतलब कि इसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो उस सिचुएशन में ओम साहब ने ये बताया कि जो किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, उसके अक्रॉस लगाए गए पोटेंशियल के कारण ये करंट हमेशा इस अप्लाइड पोटेंशियल के अनुक्रमानुपाती है, उसके प्रोपोर्शनल है।
और यहाँ पर जो उन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज किया उसको इस प्रकार से कहा कि ये I इक्वल टू वी अपान आर के होगा। मतलब कि यहाँ से रिजल्ट ये निकाला कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया है और उस पोटेंशियल के कारण जो करंट उसमें फ्लो कर रही है, अगर दोनों का रेशियो देखा जाए तो ये एक क्वांटिटी R जो कि कांस्टेंट है इसके बराबर होगा। और इस कांस्टेंट क्वांटिटी को ही इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस इन्होंने डिफाइन किया। मतलब सीधी सी बात हुई कि अगर इफ़ फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर ऑफ एनी कंडक्टर डज नॉट चेंज, then the current flowing through that conductor is directly proportional to, always directly proportional to the potential applied across that conductor, and the ratio of voltage and current is always equal to a constant, and this constant is called resistance of that conductor. तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो ओम का नियम है, जिसे आप ओम्स लॉ कह रहे हैं, अगर हम इसके बेसिक एंड ओरिजिनल फॉर्म की बात करते हैं जो कि सर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया, तो वो सिंपली ये बता रहा है कि जो कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई किया गया और इस पोटेंशियल के कारण जो करंट फ्लो कर रही है, इन दोनों का रेशियो R के बराबर है, या आप इसी को लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर के फॉर्म में। बेसिकली ये आपका ओम्स लॉ है। अब अगर हम इसके मॉडिफाइड फॉर्म की बात करें या एडवांस वर्जन की बात करें, तो कभी कभी लिख दिया जाता है कि J इक्वल टू सिग्मा E, ये आपका ओम्स लॉ है, जहाँ पर J करंट डेंसिटी वेक्टर है, सिग्मा की अगर बात करें ये क्वांटिटी, तो ये कंडक्टिविटी है, और ई की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, या आप दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं कि ये जो है आपका वो ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में या एडवांस वर्जन में ओम्स लॉ को कैसे लिखेंगे। अब आइए देखते हैं कि जो बेसिक लॉ प्रोवाइड किया गया, जिसे ओम्स लॉ के रूप में जानते हैं, इसके द्वारा हम इस लॉ को, जो कि एडवांस वर्जन है इसका, J इक्वल टू सिग्मा ही, कैसे अचीव करते हैं। मतलब कि हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं कि J इक्वल टू सिग्मा E किस प्रकार से हम लिख सकते हैं अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस हम पोटेंशियल V अप्लाई करें। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम प्रूफ करेंगे एडवांस फॉर्म में। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम कंसीडर कर लें एक कंडक्टिंग रॉड, और इस कंडक्टिंग रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए मान लें, इसकी लेंथ को स्मॉल l, और इस कंडक्टिंग रॉड के दोनों सिरों के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस V बैटरी के द्वारा अप्लाई कर दें, और जिसके कारण इसमें करंट I फ्लो कर रही है। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप देख चुके हैं कि ये जो कंडक्टिंग रॉड है इसका रेजिस्टेंस R है। अगर हम इसके मटेरियल की बात करें और मटेरियल की
रजिस्टिविटी की बात करें और कह दें कि ये रजिस्टिविटी रो है, ग्रीक लेटर रो के द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी, तो इस सिचुएशन में जो यहाँ पर इस कंडक्टिंग रॉड के डायमेंशन को डिफाइन करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं, डायमेंशन ऑफ conducting rod is described by relation R equal रो L upon A। जहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि जो R है वो इस कंडक्टिंग रॉड का रेजिस्टेंस है, रो इसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी है। ध्यान रखिएगा ये मटेरियल के लिए है, मतलब कि रॉड के केवल और केवल मटेरियल पर डिपेंड करेगी, ना तो उसके लेंथ पर, ना उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, और ना ही बाकी चीज़ों पर, केवल और केवल मटेरियल पर डिपेंड कर रही है। L रॉड की लेंथ है और A उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस की बात करते हैं, थोड़ा सा इस रिलेशनशिप पर चर्चा करें, तो जो रेजिस्टेंस R है यहाँ से देखें और ये कह दें कि एरिया A कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस R इस कंडक्टिंग रॉड का इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और यहाँ पर आपने A को कांस्टेंट रखा है। अब अगर हम इसी रॉड के वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, तो जो वॉल्यूम ऑफ द रॉड है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू लेंथ ऑफ द रॉड लिखा जा सकता है। मतलब कि अगर इस फार्मूले में हम इस रॉड के वॉल्यूम को इंट्रोड्यूस करना चाहें, तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों में हम L का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर अपान A इंटू L, और A इंटू L रॉड का वॉल्यूम है। आप लिख सकते हैं इसको R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर अपान V। हियर V इज द वॉल्यूम। देन इन दिस सिचुएशन आप देखें यहाँ पर कि अगर हम कह दें कि जो वॉल्यूम V है, इफ़ V इज कांस्टेंट, रॉड के वॉल्यूम को अगर हम कांस्टेंट कर दें, देन R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड। मतलब कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी कंडक्टिंग रॉड या कंडक्टर के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है तो रेजिस्टेंस किस बात पर निर्भर करेगा, तो उस कंडीशन में उस कंडक्टर के जो लेंथ का स्क्वायर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर ये कह दिया गया कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है यहाँ पर, तो उस सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस है उस रॉड की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब दूसरी चीज़, पहला फार्मूला तो आपने ये देखा कि ये जो रेजिस्टेंस है इस प्रकार से रिलेट करेगा रॉड की डायमेंशन से। यहाँ पर हमने लिखा डायमेंशन ऑफ कंडक्टिंग रॉड, मतलब कि यहाँ से अगर आपको रेजिस्टेंस पता है रॉड का, उसकी रेजिस्टिविटी पता है उसके मटेरियल की, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, तब उसकी लेंथ आप निकाल सकते हैं। या अगर उसकी लेंथ पता है तो उस कंडीशन में क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हैं। मतलब कि ये L और A रॉड के डायमेंशन को डिफाइन कर रहे हैं, जो कि यहाँ से डायरेक्टली आप मेजर कर सकते हैं अगर उस रॉड का रेजिस्टेंस और उसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी पता है। दूसरी चीज़ ये देखें कि अगर यहाँ पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है, यहाँ पर आपने वोल्टेज V या पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, अगर हम किसी कंडक्टर के दोनों सिरों पर पोटेंशियल V अप्लाई करते हैं और दोनों सिरों के बीच का जो सेपरेशन है या बीच की डिस्टेंस है वो L इसकी लेंथ के बराबर है, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड E को लिख सकते हैं आप V अपान L के इक्वल।
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर चूँकि कंडक्टर का ये सिरा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और ये निगेटिव से, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर पॉजिटिव से निगेटिव सिरे की तरफ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये लिखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और अगर हम इसकी लेंथ की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लें और ये कह दें कि वो यूनिट वेक्टर यल कैप है, मतलब कि लेंथ डायरेक्शनल है, उसको अगर वेक्टर फॉर्म में लें तो यहाँ पर जो ये फार्मूला है अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो E इक्वल टू लिख सकते हैं आप V अपान यल कैप के फॉर्म में, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत है केवल मैग्नीट्यूड की, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को V अपान यल के फॉर्म में, मतलब कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो वोल्टेज V है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, E इक्वल टू V अपान यल। R को, रेजिस्टेंस को आपने इस फॉर्म में लिखा। अब आइए चलते हैं आगे, जो आपका यहाँ पर ये टर्म है रेजिस्टिविटी। अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी जो है, जिसे आप रो कह रहे हैं, ये इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी के बराबर है। और कंडक्टिविटी को जनरली हम स्मॉल लेटर सिग्मा, ग्रीक लेटर सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि रो 1 अपान सिग्मा के इक्वल। इन सभी चीज़ों को यूज करना है हमें। और जो हमने शुरुआत में ओम्स लॉ बताया, R इक्वल टू V अपान I, इसके द्वारा अब हमको जो है इसके मॉडिफाइड फॉर्म को डिराइव करना है। तो आइए देखते हैं अब इसको किस प्रकार से करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर सारे रिलेशन देख लिए। अब अगर यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, R की जगह पर हम रख दें ये वैल्यू, मतलब कि R को लिख सकते हैं रो यल अपान ए, और V की जगह पर आप लिख सकते हैं ये वैल्यू। इसके अकॉर्डिंग V इक्वल टू E इंटू यल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, और I को एज इट इज रहने दें, ये वैल्यू मिल जाएगी सिंपली। अब यहाँ से आगे बढ़ें और इसको लिख सकते हैं E, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला आ रहे हैं, E को यहाँ पर लिख लिया तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो, और उसके साथ यल दोनों तरफ है, कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा रो के साथ I अपान ए, ठीक है। अब देखें जो रो है वो सिंपली यहाँ पर इस फॉर्म में आ रहा है, E की वैल्यू लिखी जा रही है, E इक्वल टू रो I अपान ए आ गया, और रो की जगह पर आप लिख सकते हैं 1 अपान सिग्मा, अगर कंडक्टिविटी के फॉर्म में ला रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान सिग्मा। I अपान ए की अगर बात करें तो करंट पर यूनिट एरिया, I अपान ए मीन्स करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड दिस क्वांटिटी इज डिफाइंड एज करंट डेंसिटी। ये क्वांटिटी आपकी कहलाती है करंट डेंसिटी। तो इस सिचुएशन में इसको लिख सकते हैं 1 अपान सिग्मा, और I अपान ए की जगह पर आ गया क्या, J। तो यहाँ से आपको मिल गया J इक्वल सिग्मा E। अब यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है J और इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, इसलिए इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं J इक्वल टू सिग्मा E, एंड दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड फॉर्म और एडवांस वर्जन ऑफ ओम्स लॉ। तो ये तो इसका एडवांस वर्जन हुआ। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि जो ओम्स लॉ आपने लिखा R इक्वल टू V अपान आई या V अपान आई इक्वल टू R, जहाँ पर R कंडक्टर का रेजिस्टेंस है,
यहाँ पर जो हमने बात की वो डीसी करंट का केस लिया है, डीसी का केस है, डायरेक्ट करंट का केस है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिस सोर्स के द्वारा पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, अगर ये सोर्स अल्टरनेटिंग सोर्स हो, मतलब कि यहाँ से जो सोर्स के द्वारा वोल्टेज मिल रहा है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, और जो यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है उस सिचुएशन में ये आपकी अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगी। मतलब कि अगर सर्किट आपकी एसी सर्किट है तो उस सिचुएशन में ओम्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे। और इसके लिए यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई डिवाइस लगी है आपकी, और इस डिवाइस के क्रॉस यहाँ पर आपने एक सोर्स लगा दिया, और ये सोर्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज V को प्रोड्यूस कर रहा है। मान लेते हैं कि V टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और ये लिखा जा सकता है आपका V0 साइन ओमेगा टी के फॉर्म में। और इसके कारण यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही है वो भी टाइम के साथ वेरी करेगी। इसको लिख सकते हैं आई टी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पर एक फेज डिफरेंस ले लें करंट का वोल्टेज के साथ, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर जो ये डिवाइस लगी है या जो भी लोड आप कह सकते हैं या जो भी अप्लायंस लगा है वो किस प्रकार का है। कहने का मतलब कि या तो ये आपका ओमिक है, या हो सकता है कि रिएक्टिव हो, या हो सकता है कि ये दोनों आ जाएं, बोथ पार्ट हो। मतलब कि इस सिचुएशन में अब जो यहाँ पर ये डिवाइस लगी है, जब उसमें ओमिक पार्ट, मतलब कि आप जिसे आप रेजिस्टिव पार्ट कहते हैं, और उसके साथ ही साथ रिएक्टिव पार्ट हो, ओमिक से ज़्यादा यूज करते हैं इसको यहाँ पर रेजिस्टिव और रिएक्टिव दोनों पार्ट अगर हैं, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर अब टर्म यूज करते हैं Z, और इसे कहते हैं इम्पीडेंस, प्रतिबाधा जिसे कहा जाता है। और जब Z की बात करते हैं तो Z को सिंपली लिख देते हैं R प्लस J X, इस फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर J आपका ये इमेजिनरी क्वांटिटी के रूप में डिफाइन है, स्क्वायर रूट -1 के इक्वल लिखते हैं। R रेजिस्टेंस है और X जो है वो रिएक्टेंस है सर्किट का, मतलब कि यहाँ पर जो ये आपकी डिवाइस लग रही है। तो जब इस सिचुएशन में ओम्स लॉ को हम डिस्क्राइब करते हैं तो रेजिस्टेंस R की जगह पर अब हम यहाँ पर इम्पीडेंस Z को यूज करते हैं, और इसके साथ ही साथ सर्किट में जो वोल्टेज और करंट है उसको अगर इस फॉर्म में लिख रहे हैं अब V/I, तो V/I इम्पीडेंस Z के बराबर होगा, लेकिन V इज द RMS वैल्यू ऑफ, RMS वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी किसकी, वोल्टेज VT की, जो कि आपका AC वोल्टेज है। एंड I इज आल्सो RMS वैल्यू, मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात कर रहे हैं ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट IT। मतलब कि इक्विवेलेंटली आप AC सर्किट के लिए भी ये ला लिख सकते हैं V/I इज इक्वल टू Z के रूप में, और जहाँ पर Z इम्पीडेंस होगा। और उस सिचुएशन में ध्यान रहे कि यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट हैं उनकी RMS वैल्यू को आपको लेना है, और इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो जब आप AC सर्किट की बात करेंगे तो वहाँ पर इम्पीडेंस को लेकर चलेंगे। तो ये तो यहाँ पर हुआ कि अगर AC सर्किट है तो किस प्रकार से हम ओम्स लॉ को लिखेंगे। अब यहाँ पर
ये देख लिया जाए कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ जो जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया, उसमें इन्होंने जो भी कंडक्टर यूज किए वो कंडक्टर आपके सॉलिड कंडक्टर थे। लेकिन अगर आप कोई ऐसी डिवाइस ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका टेट्रोड वाल्व है या डायोड वाल्व है, हालांकि अब तो डायोड वाल्व टेट्रोड वाल्व का प्रचलन नहीं रहा, अब तो डायोड और ट्रांजिस्टर का केस आने लगा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ज़्यादा यूज होने लगी हैं। लेकिन अगर कोई भी इस प्रकार से गैस फिल्ड ट्यूब है तो उस सिचुएशन में ओम्स लॉ को हम यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि आपकी थायरिस्ट्रॉन ट्यूब है और वहाँ पर कंडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर आप जानते हैं कि आयनिक फॉर्म में कंडक्शन होगा, मतलब कि जो उस ट्यूब में गैस फिल की गई है उस गैस का जब आयनाइजेशन होता है तो उस कंडीशन में लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन आपके कैथोड से प्लेट की तरफ रन करते हैं और उस सिचुएशन में कंडक्शन आपका बढ़ जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो तेज़ी से होने लगता है। तो इस सिचुएशन में अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने बात पढ़ी कि V/I इक्वल टू R है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कि V को आपने IR लिखा और ये इक्वेशन जो आती है Y इक्वल टू MX के फॉर्म की है। मतलब कि अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो जैसे जैसे अप्लाइड वोल्टेज आपका वेरी करेगा उसके साथ ही साथ जो करंट उस सर्किट से फ्लो कर रही है उसमें लीनियर वेरिएशन होगा और यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप मिलती है, स्ट्रेट लाइन आती है। लेकिन अगर आप इस प्रकार की डिवाइस का यूज करते हैं जैसे थायरिस्ट्रॉन ट्यूब है, तो उस कंडीशन में चूँकि गैसियस मालिकूल्स का आयनाइजेशन हो रहा है और गैस मालिकूल के आयनाइजेशन के कारण चार्ज कैरियर एकाएक जनरेट होते हैं और जिस पोटेंशियल पर आयनाइज होते हैं उसको वहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, और जब आयनाइजेशन पोटेंशियल के आगे पोटेंशियल एक्सीड करता है तो करंट बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती है। मतलब कि वहाँ पर जो वेरिएशन है करंट का वो लीनियर नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर आप डायोड की बात करते हैं जो कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो डायोड के केस में आप देखते हैं कि जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई किया जाता है उसके अकॉर्डिंग करंट का वेरिएशन शुरुआत में 0 रहेगी और उसके बाद करंट जो है एक्सपोनेंशियली वेरी करती है कुछ इस प्रकार से। मतलब कि यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है, क्योंकि डायोड के लिए जो करंट की इक्वेशन लिखी जाती है I इक्वल टू I0 e⁻∨Vt -1, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो करंट का वेरिएशन है वोल्टेज के साथ लीनियर रिलेशनशिप में नहीं है। मतलब कि यहाँ पर जो वेरिएशन है V और I का वो लीनियर वेरिएशन नहीं है और इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। मतलब कि ऐसी डिवाइसेस जहाँ पर वोल्टेज और करंट की रिलेशनशिप लीनियर नहीं होगी वहाँ पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। और सेमीकंडक्टर के केस में हम जानते भी हैं कि जो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो उस प्रकार से वेरी नहीं करता है जैसा कि कंडक्टर का केस है। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखें तो कंडक्टर के केस में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर का केस अगर ले लिया जाए यहाँ पर, तो उस सिचुएशन में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। मान लीजिए कि किसी गिवन टेम्परेचर की हम बात करते हैं, तो इस गिवन टेम्परेचर पर जो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है अगर उसको हम RT कह दें तो ये लिखा जाता है R0 1 + αT, जहाँ पर T टेम्परेचर है और अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। और जैसे जैसे यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो बढ़ता जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो T है टेम्परेचर
अगर हम इसको एक्सीड करते हैं तो ये ब्रैकेट के अंदर वाली पूरी क्वांटिटी बढ़ेगी और ये वैल्यू कांस्टेंट है, 0 टेम्परेचर पर ये रेजिस्टेंस है और ये टेम्परेचर T पर उसी सेम मेटल या कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ेगा और इस कारण से कहा जाता है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर का केस है, सेमीकंडक्टर की बात करें तो इस केस में जो रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। और अगर हम इसके कर्व की बात करते हैं, मतलब कि यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और यहाँ पर हम टेम्परेचर को ले लें, यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो कंडक्टर के केस में इसका वेरिएशन लीनियर होगा इस प्रकार से। लेकिन सेमीकंडक्टर की अगर बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज करता जाता है। ये कर्व जो है आप सेमीकंडक्टर के लिए यूज कर रहे हैं और ये आपका कंडक्टर है। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी भी डिवाइसेस हैं या ऐसे भी मटेरियल हो सकते हैं जो आपके नॉन ओमिक हैं, मतलब कि जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और जो कंडक्टर हैं या मेटल्स हैं इनकी अगर बात करें तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं और किसी कंडक्टर के लिए ये कह देते हैं कि V/I का जो रेशियो है वो R है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम V को 0 कर देते हैं, V जो है ये आपका 0 हो जाता है, तो उस सिचुएशन में अब यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो 0 आ जाएगी। और अगर हम I को 0 कर देते हैं तो उस कंडीशन में वैल्यू इनफाइनाइट हो जानी चाहिए। ये थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरेटिकल ड्राबैक आता है, बट ये ड्राबैक नहीं है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस R है उसकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज करती जाएगी। लेकिन अगर पोटेंशियल 0 है तो उस सिचुएशन में करंट फ्लो नहीं कर रही है, मतलब कि अगर V को आप 0 करते हैं तो I 0 हो जाएगा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर 0/0, जो कि R के इक्वल नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। मतलब कि जब वोल्टेज और करंट दोनों को आप 0 रखने की बात करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर प्रैक्टिकली पॉसिबल वैल्यूज नहीं है। मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रिकली किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को डिफाइन करना चाहते हैं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग उसके दोनों सिरों के अक्रॉस कुछ न कुछ स्मॉल फाइनाइट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपको अप्लाई करनी होगी। और उस सिचुएशन में जो करंट फ्लो करेगी नो डाउट वो आपकी 0 नहीं हो सकती। मतलब कि ना तो V को 0 ले सकते हैं और ना तो I को 0 ले सकते हैं। और इस कारण से जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आता है इसके अकॉर्डिंग आप लिख देते हैं V=IR और इसको Y=mx के फॉर्म की इक्वेशन बना रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो जो वेरिएशन है स्ट्रेट लाइन का V और I के साथ, जिस प्रॉपर्टी का जिसे आप रेजिस्टेंस कह रहे हैं, ये वेरिएशन 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के लिए उसका रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन तो मिलेगी लेकिन 0 से नहीं जा सकती। थ्योरेटिकली Y=mx ऐसी लाइन का इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से 0 से पास करेगी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट का केस डिस्कस करते हैं तो उस सिचुएशन में इसको 0 से ले जाना उचित नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू 0, जब वोल्टेज 0 और करंट 0 है तो उस सिचुएशन में कहना सार्थक नहीं है, क्योंकि कंडक्टर तो पहले भी वही था जब
वोल्टेज अप्लाई नहीं था, करंट फ्लो नहीं कर रही थी, और कंडक्टर बाद में भी वही है, तो उसके रेजिस्टेंस वैल्यू को हम ये कह दें कि जीरो है जब वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया है या करंट फ्लो नहीं कर रही है, ऐसा उचित नहीं है। इस कारण से हम इसकी कुछ न कुछ फाइनाइट वैल्यू को अचीव करके ही चलते हैं। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि किसी सर्किट की चर्चा करें और सर्किट में उसका रेजिस्टेंस आप निकालते हैं, मान लीजिए कि किसी सर्किट में कई कंडक्टर लगे हुए हैं, कुछ इस प्रकार से। एक तो सर्किट यहाँ पर इस फॉर्म में बना सकते हैं, यहाँ पर आपने पोटेंशियल लगा दिया, दो रेजिस्टेंस हैं, R1 R2 कह लें, और यहाँ पर करंट I फ्लो कर रही है, ये पोटेंशियल आपने V अप्लाई किया है। या दूसरी सर्किट आप ले सकते हैं जिसमें ये दोनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर करंट I, दोनों ही सिचुएशन को देखें ध्यान से यहाँ पर कि यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस जो आपके दो कंडक्टर हैं उनके रेजिस्टेंस R1 R2, कंडक्टर आपके सीरीज में हैं, और यहाँ पर R1 R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब करंट फ्लो करेगी तो करंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ पर भी आपका V/I इक्वल टू R, और यहाँ पर जो R है ये R1 प्लस R2 के बराबर है, जबकि यहाँ पर भी फॉलो होगा ओम्स लॉ V/I इक्वल टू R, लेकिन यहाँ पर जो R है वो R1 R2 अपान R1 प्लस R2, मतलब इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्वल है। अब अगर आपको यहाँ पर इन दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस और यहाँ पर इन दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू, यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट का कोई वेरिएशन नहीं होगा, हर जगह पर करंट आई रहेगी, मतलब कि इसके क्रॉस यहाँ पर इस प्रकार से हम देखें कि यहाँ पर R1 के क्रॉस जो वोल्टेज है अगर उसको हम V1 कह दें और R2 के क्रॉस वोल्टेज को V2 कह दें, तो दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है वो दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस आएगा और यहाँ पर डिवीजन होगा करंट का, मतलब कि जो करंट आई है इस जंक्शन पॉइंट पर पहुँचने के बाद दो पार्ट में डिवाइड होगी। मान लेते हैं कि R2 में करंट I2, R1 में I1 फ्लो करने लगती है और ये दोनों आगे चलकर मिल जाएंगी और फिर से करंट I आपको मिल जाएगी। ओम्स लॉ आपका यहाँ पर फॉलो होगा। अब यहाँ पर जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस जो V1 और V2 पोटेंशियल डिफरेंस लिए गए हैं इनकी वैल्यूज को आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको ये देखना है कि किस प्रकार से डिवीजन होगा। तो जब हम वोल्टेज की बात करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं और R1 के अक्रॉस हम V1 की बात करें तो आपने देखा यहाँ पर कि जो V है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये I/R के इक्वल है। अगर हम I को पहले केस की बात करें, पहले सर्किट में I को यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट बनी हुई है, मतलब कि दोनों के साथ सेम करंट फ्लो कर रही है सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब कि जो V है ये प्रोपोर्शनल है R के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर R1 ग्रेटर देन R2 है
तो इस सिचुएशन में V1 ग्रेटर दैन V2 होगा क्योंकि प्रोपोर्शनल है। और अगर R1 लेस दैन R2 है तब उस कंडीशन में V1 लेस दैन V2 होगा। लेकिन अगर हमको वैल्यू निकालनी है V1 और V2 की तो हम डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर सिंपली आप ये देखें कि चूँकि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये करंट I आपको नहीं पता है और केवल वोल्टेज V पता है, तो उस सिचुएशन में बिना ओम्स लॉ का यूज किए डायरेक्ट हम किस प्रकार से इन दोनों पोटेंशियल V1 और V2 को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस वैल्यूज दी गई हैं दोनों कंडक्टर की, तो इसके लिए सीधा सा आप रिलेशनशिप देखते हैं। क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पर इस सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। मतलब कि अगर आपको V1 निकालना है तो V1 इक्वल टू सिंपली आ जाएगा जो पोटेंशियल V है इनटू निकालना है R1 में, और अगर R1 ज़्यादा है तो V1 ज़्यादा होगा, R2 कम है तो V2 कम है। इसका मतलब कि अगर R1 में के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो सिंपली आप लिख सकते हैं इसको R1 अपान R1 प्लस R2, ये पहले केस में V1। इसी प्रकार से अगर आपको V2 निकालना है तो ये आ जाएगा V इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने करंट का यूज नहीं किया है, डायरेक्टली पोटेंशियल किस फॉर्म में किस प्रकार से डिवाइड होगा। अगर दो कंडक्टर हैं तो दोनों का अगर रेजिस्टेंस रेशियो पता है तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल का डिवीजन है डायरेक्टली आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर इस सर्किट में देखें कि यहाँ पर करंट का डिवीजन है। मान लीजिए कि अब यहाँ पर इस केस में आपको पोटेंशियल नहीं पता है, करंट पता है। क्योंकि अगर पोटेंशियल नहीं पता है तो अब करंट कितना डिवाइड होगी, R1 में कितनी वैल्यू होगी करंट की, R2 में कितनी होगी, ये आपको देखना है। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जिसे आपने लिखा था अभी V अपान I इक्वल टू R, तो यहाँ से देखें तो आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V अपान R। मतलब कि अगर आपको वोल्टेज नहीं पता है यहाँ पर या उसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू है तो I को आप देख रहे हैं कि ये 1 अपान R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि रेजिस्टेंस के इन्वर्स में है। कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरी सर्किट के केस में कि अगर R1 ग्रेटर दैन R2 है तो जो करंट R1 से फ्लो कर रही है I1 ये लेस हो जाएगी I2 से, एंड इफ R1 इज लेस दैन R2 देन I1 ग्रेटर दैन I2। इन्वर्स रेशियो है, मतलब कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना करंट कम होती जाएगी। और वोल्टेज आपको मान लीजिए कि नहीं दिया गया है, तो इस सिचुएशन में अब जो करंट का डिवीजन करना है वो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर कि अब अगर पहले रेजिस्टेंस R1 से करंट को निकालना है तो इस सर्किट के केस में डायरेक्टली आप लिख सकते हैं I1 इक्वल टू I टोटल करंट है इनटू, अब R1 में करंट फ्लो हो रही है और अगर R1 R2 से ज़्यादा है तो I1 I2 से कम हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि इन्वर्स रेशियो है। इसलिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर वोल्टेज के केस में लिखा उसके इन्वर्स फॉर्म में ले जाएंगे। यहाँ पर V1 निकालना था तो R1 ऊपर था न्यूमरेटर में, यहाँ पर I1 निकालना है तो R2 को न्यूमरेटर में रखेंगे, R2 अपान R1 प्लस R2। एंड सिमिलर मैनर में अगर I2 को कैलकुलेट करना है तो I इंटू R1 अपान R1 प्लस R2, ये कैलकुलेशन होगा। बेसिकली कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऐसी आपको ज़रूर मिल जाती हैं जिसमें इस प्रकार की सिचुएशन रहती है कि दो, मान लीजिए ये दे दिया गया कि दो रेजिस्टेंस हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में,
एक आपका 5 ओम है, दूसरा 7 ओम है, और इसमें आपकी जो करंट फ्लो कर रही है वो 0.14 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। अब आपको ये बताना है कि जो 5 ओम और यहाँ पर 7 ओम के रेजिस्टेंस हैं, दोनों में करंट किस प्रकार से डिवाइड हो रही है, किस में ज़्यादा है किस में कम है, या उनकी क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो आप डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आपको पोटेंशियल दिया गया है, करंट नहीं पता है, और इस पोटेंशियल को मान लीजिए कि 12 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई किया गया है, R1 की वैल्यू आपको 10 ओम दी गई है, R2 की वैल्यू दी गई है 5 ओम, और आपको ये बताना है कि पोटेंशियल कहाँ पर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों कंडक्टर जिनके रेजिस्टेंस R1 R2 हैं इनके क्रॉस ही लॉस कर रहा है। तो कहाँ पर कितना लॉस करेगा ये निकालने के लिए डायरेक्टली इन दोनों फार्मूलों को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो इतनी बात समझ में आ गई है आप लोगों को, और कुछ आगे बताना है? चलिए ठीक है, तो फिर इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चीज़ें चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।